हेलो एवरीवन एंड बहुत दिनों के बाद वो सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग जो कार्ल मार्क्स की है, क्योंकि बीच में काफ़ी चीज़ों में मैं ऑक्यूपाइड थी, बट बेटर लेट देन नेवर। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है समाज का वर्गों में विभाजन क्यों। और इसी के साथ ही मैं दूसरा जो अंतिम वीडियो है कार्ल मार्क्स का वो भी डाल दूँगी, जो है मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या। तो ये भी खुद मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में ही आप ये देखते हैं कि समाजों में वर्ग क्यों बनते हैं या वर्ग का विभाजन क्यों होता है। जैसे कार्ल मार्क्स की भी अंडरस्टैंडिंग थी, और ये मतलब सर्वत्र व्याप्त है, हिस्टोरिकल फैक्ट भी ऐसे बताए जाते हैं कि जो प्राचीन समाज थे वहाँ पे वर्ग नहीं पाए जाते थे, क्योंकि शोषण और वर्ग नहीं पाए जाते थे और इसीलिए शोषण भी नहीं होता था। मार्क्सवादियों के अनुसार, जो भी मार्क्स की विचारधारा से सहमत होते हैं, उनके अनुसार ऐसा था कि समाज में सर्वप्रथम वर्ग जो आया वो प्राचीन साम्यवादी युग के अंतिम चरणों में विकसित हुए, ठीक है, तथा प्राचीन रोम, मिस्र और बेबीलोनिया आदि में इसके उदाहरण मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप जो हमारा साम्यवाद अंत के युग में आने लगा, तब जाके कहीं ना कहीं हमें ये जो वर्ग विकास होने की भावना के से जो परिणाम है, कुछ साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। आर्थिक दृष्टि से वर्ग का विकास अतिरिक्त उत्पादन के कारण हुआ, जो कि बाद में निजी संपत्ति से जुड़ गया। तो इसका बहुत अच्छा से एक एक्सप्लेनेशन ये होता है कि देखिए, जब प्राचीन समाज थे तो ऑब्वियसली जो हंटिंग एंड गैदरर सोसाइटी थी उसमें क्या होता था, आदि मानव जो होता था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपना रहने लगते थे, क्योंकि मौसम भी एक परिस्थिति थी, फिर उनके पास पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वो स्थान परिवर्तन बहुत ज़्यादा था और इसीलिए सभी एक दूसरे की ज़्यादा मदद करते थे। वहाँ पे कोई भी ऐसा शोषण का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जब इस युग का अंत हुआ तो क्या हुआ कि इन लोगों ने फायर का इन्वेंशन कर लिया, जो आग था उसको जानने लग गए, व्हील का निर्माण कर लिया, जो पहिया था उसका निर्माण कर लिया, और कहीं ना कहीं जो एक एग्रीकल्चर होता है और पशुपालन है उसका विकास हुआ। जब एग्रीकल्चर और पशुपालन का विकास होगा तो क्या होगा, एक ही जगह पे आप रुकने लग जाएंगे। जब रुकने लग जाएंगे तो आप क्या करेंगे, अतिरिक्त उत्पादन करेंगे, है ना। और यहाँ जैसे ही अतिरिक्त उत्पादन आया, जैसे ही आप कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट की भावना आती है, तो क्या होगा, आपके अंदर एक वर्ग विकसित होगा, एक जो वो उत्पादन के ऊपर स्वामित्व रखते हैं और दूसरे वो जो उत्पादन के लिए कार्य करते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से वर्ग का विकास अतिरिक्त उत्पादन के कारण हुआ, जो कि बाद में निजी संपत्ति से जुड़ गया। कैदियों से जब दास युग में दासों की तरह काम लेना शुरू किया गया तो वर्ग की उत्पत्ति हुई। अब कैदी देखिए, जो रोम, मिस्र और बेबीलोनिया है, यहाँ पे कहीं ना कहीं स्लेवरी सिस्टम भी प्रचलित था। स्लेवरी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आपके अंडर में स्लेव रहे, है ना, दास। तो जो अपराधी माने जाते थे वो कहीं ना कहीं दासों की तरह काम में लेना शुरू किए गए और वर्ग की उत्पत्ति होने लगी। इसके अतिरिक्त ऋणग्रस्त लोगों को भी दास की तरह समझा जाता था। पशुपालन के कार्य में लगी जनजातियों का पृथक्करण, कृषि से दस्तकारी का पृथक्करण और मानसिक व शारीरिक कार्य में अंतर व आर्थिक समानताओं के आधार पर, ये कुछ आधार रहे कि किस आधार पर, जब जनजातियों का पृथक्करण हुआ, कृषि से दस्तकारी का पृथक्करण हुआ, मानसिक व शारीरिक कार्य में अंतर होने लगे, तो आर्थिक असमानताओं के कुछ आधार रहे हैं समाज में श्रेणियों को बांटने के। और आज भी कहीं ना कहीं ये श्रेणियां वर्ग कही जा सकती हैं। जैसे आज के युग में अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन के बीच में आप कहीं ना कहीं एक ग्रुपिज्म देख सकते हो। आगे आने वाले समय में देखेंगे, अभी तो खैर नहीं है, बहुत ही मैंने फ्यूचरिस्टिक एग्जाम्पल दे दिया। बट कहीं ना कहीं आज जैसे आप मानसिक, जो लोग इंटेलेक्चुअल एरिया में ज़्यादा काम करते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं और बहुत सारा अर्न करते हैं, और जो लोग फिजिकल काम करते हैं वो लोग बहुत कम अर्न करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वर्ग बने हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी आधुनिक समाज में 3 प्रमुख वर्ग पाए जाते हैं। पूंजीवादी आधुनिक समाज जो आज से पहले का या आज का समय जब आप देखते हैं, तो उसमें एक मालिक वर्ग होता है और एक होता है जिसको हम लोग एक श्रम शक्ति का मालिक होता है जिसको हम सर्वहारा वर्ग बोलते हैं, यानी जो अपना श्रम बेचेगा। पूंजी वर्ग के मालिक यानी जो पूंजी का मालिक होता है उसको पूंजीपति बोला जाता है। और एक भूस्वामी जिसके पास जो यानी भूमि का स्वामी होता है, यानी भू जिसके पास होती है, लैंड जिसके पास होता है। इनमें पहले को मजदूरी मिलती है, यानी सर्वहारा वर्ग क्या लेता है, पैसे लेता है। दूसरे को लाभ मिलता है, पूंजीपति क्या मिलता है, लाभ। और तीसरे को भूमि का किराया, रेंट मिलता है। इन तीनों ही वर्ग में
दो प्रमुख हैं, पूंजीपति और सर्वहारा, क्योंकि भूस्वामी को उसकी भूमि की क्षमता के अनुसार ही किराया मिलता है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, ये जो जितना श्रम इसका सरप्लस लेबर होगा उससे ये क्या करेगा, लाभ कमाएगा। मार्क्स को श्रम विभाजन के महत्व का पता था और उन्हें विभिन्न वृत्तियों जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर आदि पर आधारित वर्गों का भी एहसास था। इन्हें मार्क्स ने मध्यम वर्ग में रखा है। लेकिन मार्क्स का जो ज़्यादातर काम है वो मध्यम वर्ग के एरिया में नहीं घूमता है, वो मेनली दो वर्गों के बीच में घूमता है। ये है पूंजीपति और सर्वहारा, है ना। तो इसमें छोटे पूंजीपति भी शामिल हैं जो मध्यम वर्ग में रखे जाते हैं, और इसके बीच में ही एक वर्ग है जो मध्यम वर्ग की बात किए थे। परंतु उनका कथन है यह तो अस्थायी वर्ग होता है। जब दो महान वर्गों में संघर्ष का समय आता है तो यह वर्ग या तो पूंजीपतियों के साथ या सर्वहारा के साथ मिल चुका होता है। वास्तव में किसी वर्ग का उदय तो वर्ग चेतना होती है, जब वर्ग का जन्म वर्ग संघर्ष से होता है। अब वर्ग चेतना क्या होती है और वर्ग संघर्ष क्या होता है? देखो, वर्ग संघर्ष को हम सेकंड वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही एक्सप्लेन में, डिटेल में। जो वर्ग चेतना है वो क्या होती है, मार्क्स ना बताते हैं कि वर्ग अपने आप में एक होता है क्लास इन इटसेल्फ। जब तक कि कोई भी वर्ग है, पूंजीपति वर्ग को पता है कि हाँ हम एक वर्ग हैं, और सर्वहारा को पता है कि हाँ हम वर्ग हैं, ये क्लास इन इटसेल्फ होती है। क्लास फॉर इटसेल्फ वर्ग चेतना से आती है। कहीं ना कहीं जब सर्वहारा वर्ग को पता चलता है कि पूंजीपति क्या कर रहा है, हमारा ही सरप्लस लेबर का लाभ उठा रहा है, तो वो क्या करता है, अपने ही हितों के लिए यूनाइट हो जाता है, एक साथ हो जाए, एकजुट हो जाता है, तब वो क्लास फॉर इटसेल्फ बनता है। ये जो वर्ग चेतना है, इससे ही क्या होता है, वर्ग संघर्ष होता है। जब सर्वहारा एक साथ जुड़ जाएंगे तो क्या करेंगे, विरोध करेंगे, किसका, पूंजीपति का, और क्या होगा, नए युग का आरंभ होगा। तो ये वर्ग चेतना रिजल्ट करती है, ये वर्ग संघर्ष रिजल्ट करता है। आइए देखते हैं वर्ग संघर्ष के बारे में। फाइनली मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इस प्रस्तावना पर आधारित है कि सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। जो मार्क्सवादी हैं, जो मार्क्स के विचारों से सहमत रहते हैं, वो यही बोलते हैं कि सारे ही इतिहास एक्सेप्ट जो पहला इतिहास है आदिम समाजों का, उसके अंतिम युग से ही आप देखेंगे कि वर्ग संघर्ष हमेशा रहा है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जब से मानव समाज प्राचीन या अभिनिकृत अवस्था में आगे बढ़ा है, तब से वर्गों में विभाजित रहा है, अपने अपने वर्ग हितों के लिए परस्पर संघर्ष करते रहे हैं। यानी जो पूंजीपति वर्ग है वो अपने हित के लिए, और जो सर्वहारा वर्ग है वो अपने हित के लिए, या अलग अलग समाजों में जो भी वर्ग रहे हैं। जैसे पूंजीपति समाज में शोषण और शोषित यानी सर्वहारा और मजदूर, वही श्रम बेचने वाले और श्रम खरीदने वाले वर्गों में प्रकार्यात्मक सहयोग के स्थान पर इन दोनों वर्गों में परस्पर विरोधाभास पैदा होता है। कब होता है, जब उनको पता चल जाता है कि ये हमारे श्रम का दुरुपयोग कर रहे हैं। मार्क्स के लिए वर्ग के हित और शक्ति के लिए संघर्ष सामाजिक ऐतिहासिक प्रक्रिया के मूल निर्णायक है। तो ऐतिहासिक प्रक्रिया और सामाजिक प्रक्रिया, यानी जो सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, उसमें वर्ग का हित और शक्ति के लिए संघर्ष, दो उन्होंने मूल निर्णायक तत्व माने हैं। मार्क्स के अनुसार आज तक का संपूर्ण इतिहास, वही लाइन रिपीट की गई है, स्वतंत्र दास, कुलीन, जनसाधारण, भूमिपति, अर्थदास, श्रेणीपति, वेतन पाने वाले, एक शब्द में अत्याचारी और पीड़ित, ये एक्सप्लेनेशन है। अलग अलग समाजों में उन्होंने इन सारे वर्गों के बारे में, इन दोनों वर्गों के बारे में बताया जो एक दूसरे के एंटाई रहते हैं, और ये एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। वही बात कि एक दूसरे के एंटाई रहते हैं। इन दोनों ने कभी भी प्रत्यक्ष रूप से, कभी अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध व संघर्ष चलता रहता है। कहीं ना कहीं अब भूमिपति और अर्धदास या फिर श्रेणीपति या वेतन पाने वालों में देखोगे कि कहीं ना कहीं जो लेबर यूनियंस हैं वो कई बार विरोध करती हैं कंपनीज़ का। क्यों? क्योंकि कंपनीज़ कई बार उतनी मनमानी करती हैं। मार्क्स की व्याख्या इस बात पर केंद्रित रहती है कि उत्पादन के साधन किस प्रकार से व्यक्तियों के संबंधों और सापेक्षिक पदों को निर्धारित करते हैं। उत्पादन के साधन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मार्क्स की एक्सप्लेनेशन में। क्या होते हैं उत्पादन के साधन? उत्पादन के साधन होते हैं भूमि, पूंजी, लेबर, है ना, टेक्नोलॉजी, मशीन और लैंड भूमि हो गया। तो ये उत्पादन के साधन होते हैं। ये कहीं ना कहीं किस तरह से हमारे साधनों को, कि एक जो इसके ऊपर स्वामित्व रखता है वो ऊंचा है, और जो नहीं रखता है, जो इसमें काम करता है, वो इससे नीचा है। तो यहाँ पे व्यक्तियों के संबंध कैसे होंगे? मालिक और सेवक के। सापेक्षिक पदों को निर्धारित करते हैं, जो आसपास के पद हैं। लेबर में भी मैनेजर और उसके नीचे लेबर होती है। उनका कहना है कि असमान पहुंच भी परिस्थितियों में सक्रिय वर्ग संघर्ष को उत्पन्न नहीं करती, अपितु सामाजिक संरचना के विशिष्ट पद व्यक्तियों को सामाजिक अनुभवों के आधार पर अपने सामूहिक भाग्य को सुधारने के प्रयास की क्रियाओं द्वारा वर्ग चेतना विकसित कर देते हैं। क्या होता है?
जब आपको इस संरचना में ढाला जाता है ना कि हमारे से ऊपर एक मैनेजर है, मैं उससे नीचे हूँ और मेरे नीचे कोई और है, तो आप इस परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे अनुभवों के आधार पर आप क्या करते हैं, अपने भाग्य को यानी अपनी स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास करते हैं, जो वर्ग चेतना विकसित कर देता है, जो कहीं ना कहीं आपको उससे रिलेट करवाते हैं जो ही आपके वर्ग में संघर्ष कर रहा है। मतलब जब आप बैठते होंगे किसी भी कंपनी में, अगर आप काम करते हो और आप बैठते हैं, तो वो दोनों आपस में मिलके ये बात करते हैं ना कि यार मेरी भी यही लाइफ है, तेरी भी यही लाइफ है, चलो हम कुछ करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं आजकल, जो बच्चे आईआईटी वगैरह करके बड़ी बड़ी कंपनीज एमएनसीज में काम करते हैं, बहुत लंबा पैकेज होता है, बट वो स्टार्टअप में काम करने लग जाते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। वो क्या है, वो वर्ग चेतना का ही उदाहरण है। इस प्रकार वर्ग चेतना सामाजिक परिस्थितियों में उन व्यक्तियों के प्रकाशकरण द्वारा विकसित होती है जो कि विशेष सामाजिक पदों पर आसीन है। कहीं ना कहीं ये जो रियलाइजेशन प्रकाशकरण होता है, उससे कहीं ना कहीं क्या होता है, वर्ग चेतना आती है, कॉन्शियसनेस आती है। मार्क्स का कहना है कि विभिन्न व्यक्ति तभी वर्ग का निर्माण करते हैं जबकि उन्हें अन्य वर्ग के विरुद्ध सामान्य संघर्ष में जुट जाना पड़ता है, अन्यथा वे प्रतियोगियों की तरह एक दूसरे के प्रति केवल बैर मात्र रखते हैं। कहीं ना कहीं जब हम कंपनी में काम कर रहे होते हैं ना, एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को हेट करते हैं। कोई बॉस के किस तरह से आसपास जाने की कोशिश करता है, उनसे फेवर लेने की कोशिश करता है, कोई किसी तरीके से, लेकिन अल्टीमेटली उनको समझ में आता है कि बॉस किसी का भी सगा नहीं है और उन्हें क्या करना है, उस कंपनी को ही छोड़ के अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है। तो ये जो चीज़ है, ये वर्ग का निर्माण कर रहा है ना। शासक वर्ग कहीं ना कहीं जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं, उस वर्ग के प्रतिष्ठित मान्य विचार होते हैं, अर्थात जो वर्ग की भौतिक शक्ति का मालिक है वही समाज का बौद्धिक वर्ग भी होता है। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है इस बात में बोली गई है कि कहीं ना कहीं जिसके पास पैसा होता है ना, वो क्या करेगा, आपके समाज के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, उनको बोलेगा कि भाई तुम ये वाले कोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा लाओ क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट में इसकी जॉब्स हैं। और कहीं ना कहीं यही आपको एक लालच दिया जाता है कि यार जॉब तो इसी से लगेगी, जॉब तो बीटेक करने के बाद लगेगी, जॉब बीकॉम करने के बाद लगेगी, जॉब एमबीए करने के बाद लगेगी। तो ये जो लालच है, ये आपको क्या कर रहा है, ये जो लालच है वो इनके लिए आपको तैयार कर रहा है, शासक वर्ग के लिए। आपको शासक नहीं बना रहा है, आपको इनके लिए तैयार कर रहा है कि आप इनके लिए काम करो और उसी को ऐसा मानो कि आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया क्योंकि आपकी पढ़ाई से आपका प्लेसमेंट हो गया, है ना। तो कहीं ना कहीं जो इनके विचार वो क्या करेंगे, बौद्धिक वर्ग भी निर्धारित करते हैं, अपने युग के विचारों से उत्पादन और वितरण का नियमन करते हैं और इन्हीं के जो विचार होते हैं उससे उत्पादन कैसा होगा, वितरण कैसा होगा, ये सब देखा जाता है। उन विचारों के माध्यम से ही वे अपना पक्ष पोषण करते हैं, अपने अधिकारों का औचित्य सिद्ध करते हैं। परंतु अब जो ये सेकंड वर्ग है, सर्वहारा का शोषण चरम सीमा पर होता है। अभी मैं इसमें एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे अंबानीज हैं, राइट, अभी उन्होंने वंतारा बनाया है, तो ऐसे दिखाया जा रहा है सारे टीवी चैनल्स वगैरह पे कि कितना अच्छा उन्होंने काम किया है, कितना सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या एनिमल राइट्स का उल्लंघन नहीं हो रहा है? क्या एनिमल्स जो वहाँ पे लाए जा रहे हैं, क्या सभी नीड रखते हैं कि उनको एक केज के अंदर रखा जाए? क्योंकि एनिमल्स तो बिलोंग किसी ह्यूमन एंटिटी से नहीं करते ना, वो जंगलों से बिलोंग करते हैं। और जंगल में रहने वाले जानवरों को जब आप ऐसे डिस्प्ले पे लगा देंगे तो कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हो रहा है। तो क्या हो रहा है, एक तरह से जो ये शासक वर्ग है, ये जो पूंजीपति वर्ग है, जो पैसे वाला इंसान है, वो क्या करता है, सभी के अधिकारों का उल्लंघन करता है। इंसानों के, मतलब जो उनके लिए काम कर रहे हैं उनका तो छोड़िए, सर्वहारा वर्ग में तो मैं सभी को इंक्लूड करके मान के चलेंगे और उस वर्ग के अस्तित्व को खतरा नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं, जैसे अब मैं वंतारा का एग्जांपल दिया तो वो व्यक्ति जानवरों से रिलेटेड बात हो गई, बट कहीं ना कहीं जब जो इनकी कंपनीज में काम कर रहे, रिलायंस की कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉय है, उसको भी अपना अस्तित्व खतरे में नजर आएगा जब उसका शोषण चरम सीमा पर होगा। और जहाँ उसके अस्तित्व को बड़ा खतरा होगा, वो दूसरों से बात करेगा और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से रिलेट करेंगे और उनमें चेतना आ जाएगी। शासकों के विचारों की असरता वे तभी समझ पाते हैं जब उनके अंदर क्या आती है, वर्ग चेतना। उत्पादन के नवीन शक्तियों के अनुरूप नई क्रांतिकारी विचारधारा का जन्म हो जाता है। यही बिंदु सर्वहारा के वर्ग के रूप में परिचायक है। और फिर क्या होता है, क्रांति की लहर जन्म लेती है उन सभी के बीच में जो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जिनका शोषण हो रहा है, जो अपने अस्तित्व पर खतरा देखते हैं। और यही क्या करता है, यही उनके सर्वहारा का जो वर्ग है, क्लास फॉर इटसेल्फ, जो बोल के गए थे ना कार्ल मार्क्स, कि हम एक अपने आप में समूह बनेंगे और इन सब का विरोध करेंगे, वही इस वर्ग का परिचायक है। मार्क्स ने स्पष्ट लिखा है
कि एक विशेष काल में क्रांतिकारी विचारों की विद्यमानता एक क्रांतिकारी वर्ग की विद्यमानता की पूर्व मान्यता रखती है। तो अगर कहीं ना कहीं क्रांतिकारी विचार चलेंगे तो वही आपका अजम्पशन है, मतलब कहीं ना कहीं वो नींव डाल देती है कि क्रांतिकारी वर्ग निकल के आएगा। वर्ग हित उपयोगितावादी संप्रदाय शास्त्रीय ब्रिटिश राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रतिपादकों द्वारा प्रतिपादित व्यक्तिगत हितों से पूर्णतः भिन्न है। यहाँ पे एक अलग समाज की बात की गई है। चलिए इसको हम फॉर एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, इसको इतना टेंशन देने की इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी वर्ग के सदस्यों के संभावित वर्ग हित किसी विशेष सामाजिक संरचना उत्पादन व्यवस्था में इनकी स्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं। क्या बोल रहा है? किसी वर्ग के सदस्यों के संभावित वर्ग, है ना, किसी विशेष सामाजिक संरचना उत्पादन व्यवस्था में इनकी स्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं। तो कहीं ना कहीं वर्ग कैसे बनाए जाते हैं? मैनेजर का एक वर्ग बन गया, लेबर का एक वर्ग बन गया। जहाँ उनकी जिसकी स्थिति है ना सामाजिक एक संरचना में, वहाँ उनका वैसा वर्ग बन जाता है। संभावना तभी वास्तविकता में बदल सकती है जबकि एक ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्ति सामान्य संघर्ष में कूद पड़ते हैं और संचार का एक जाल विकसित हो जाए। लेकिन ये सभी कहीं ना कहीं शोषित किए जा रहे हैं, और जब ये आपस में बातें करेंगे तो एक संचार का एक जाल विकसित हो जिसके परिणाम स्वरूप वे सामान्य भाग के प्रति जागरूक हों कि यार ये हमारी सिचुएशन बनाई गई है, ऐसी हो नहीं है। अर्थात वे अपने आप में वर्ग के लिए बदल जाएं। क्लास इन इटसेल्फ बिकम क्लास फॉर इटसेल्फ। इतनी देर से मैं यही लाइन को बार बार बोल रही हूँ, क्लास अपने लिए वर्ग में बदल जाएं। तो जहाँ पे वो इस अपने लिए स्टैंड ले लेंगे तो क्या होगा? जो पूंजीपति है उसके अंदर डर आएगा, वो आपको ज़्यादा सैलरी देगा, वो आपके हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होगा, बाध्य होगा। इसी परिस्थिति में व्यक्ति एक संगठित वर्ग का निर्माण करते हैं, चाहे कुछ व्यक्तियों के उत्पादन की क्रिया के संदर्भ में एक जैसी स्थिति क्यों ना हो। मतलब एक मैनेजर है और एक लेबर है, स्थिति एक जैसी नहीं है, परंतु वे वर्ग का निर्माण तभी करते हैं जबकि अन्य वर्गों के साथ संघर्ष के परिणाम स्वरूप अपने हितों की समानता के बारे में जागरूक हो जाते हैं। लेकिन मैनेजर को भी पता है कि मेरा भी सगा नहीं है बॉस और इसका भी सगा नहीं है, तो क्या हो रहा है? वो अपने हितों की समानता के बारे में जागरूक हो रहे हैं। वर्ग संघर्ष जब अपने निर्णायक दौर में पहुंचता है, यानी जहां पर निर्णय की बात आती है कि अब तो इतना संघर्ष हो गया, इतना इन्होंने रिवोल्ट कर दिया, इतने इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, इतना इन्होंने लेबर राइट्स ने, लेबर यूनियंस ने हमारा विरोध कर दिया है कि वो निर्णायक के दौर में पहुंच जाता है कि अब कंपनीज क्या करेंगी। तब शासक वर्ग का एक समूह उससे अलग होकर क्रांतिकारी वर्ग के पक्ष में हो जाता है। तो इन्हीं लोगों में से जो पूंजीपति वर्ग है ना, जो आपको पैसे दे रहा है, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, उनमें से वो लोग निकल कर आते हैं जो आपको ही सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं आपने लगान मूवी में ये देखा होगा, अगर किसी ने लगान मूवी नहीं देखी तो उसमें एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया है कि जो अंग्रेज होता है उसकी ही खुद की सिस्टर जो होती है वो गाँव वालों को सपोर्ट करती है मैच खेलने में, उनको सिखाती है कि मैच कैसे खेला जाता है। और ये कहाँ से आती है? शासक वर्ग से आने वाली वो महिला होती है। तो एक मैं बात बता रही हूँ, इसको पूंजीवादी में देख के मत देखिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स हमारे टाइम के वो पूंजीवादी थे जिनके पास जितना भी संपत्ति थी उसके ऊपर उनका स्वामित्व था, और क्रांतिकारी वर्ग के पक्ष में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो उसके पक्ष में हो गई थी, उस वर्ग के पक्ष में जिनके हाथों में अब भविष्य का समाज दिखाई देने लगता है। क्रांति द्वारा प्रत्येक उभरा हुआ नया वर्ग अपने से पिछले शासक वर्ग से अधिक विस्तृत आधार रखता है। साम्राज्यवाद में राजा ही शक्ति व वैभव केंद्रित था, सामंत युग में शक्ति और वैभव अधिक व्यक्तियों में वितरित हुआ। तो कहीं ना कहीं जो शक्ति है उसका बंटवारा होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में, वो होगी। सामंतवाद के विनाशकर्ता पूंजीवाद की शक्ति का आधार और अधिक व्यापक हो गया। सामंतवाद के विनाशकर्ता पूंजीवादी में शक्ति का आधार और भी अधिक है, और जैसे जैसे समय परिवर्तन होगा, समाज का नया विकास होगा, तो क्या होगा? पूंजी और शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में वो पहुंचेगी, किसी एक के हाथ में नहीं रहेगी, वो ज़्यादा सभी के हाथ में रहेगी। ऐसे समाज की उन्होंने कल्पना भी की थी कार्ल मार्क्स ने। तो इसी के साथ हमारा कार्ल मार्क्स का जो टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में है वो कंप्लीट होते हैं। धर्मवीर भारती की किताब चल रही है, और इसके बाद कल से हम जो नई सीरीज स्टार्ट करेंगे वो ही इमाइल दुर्खहाइम की, है ना। इमाइल दुर्खहाइम के हम टॉपिक्स वगैरह को देखेंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट में। आई होप आपको ये समझ में आया हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ये